हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 2 नए साझेदार का प्रवेश का एक नया टॉपिक जिसका नाम है पूंजी का समायोजन। जो साझेदार होते हैं वो जब अपनी पूंजी लाते हैं या नहीं लाते हैं तो उनकी पूंजी का समायोजन किस प्रकार किया जाता है, ये हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं विशाल मोरवाल अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, साझेदारों की पूंजी का समायोजन 3 तरीके से किया जाता है, जिसमें पहला है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। जो नया साझेदार आने वाला होता है या आ चुका होता है उसके पूंजी के आधार पर जो कुछ भी वो पूंजी लाता है अपने हिस्से के लिए, जैसे वो कुछ हिस्से के लिए अपने प्रवेश करेगा फर्म में, और उस हिस्से के लिए वो जितनी पूंजी लाएगा उसके आधार पर आपको पुराने साझेदारों की पूंजी भी निकालनी होती है। दूसरा तरीका होता है हमारा पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी। अब जो पुराने साझेदारों की पूंजी दे रखी है, आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, उसके आधार पर आपको नए साझेदार की पूंजी निकालनी होती है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा होता है हमारा टॉपिक जब नई फर्म की पूंजी दी गई हो। जब नई फर्म की पूंजी दी गई हो, जब नई फर्म की पूंजी दे देगा आपको, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल 6 नंबर वाले प्रैक्टिकल में ज़्यादातर ये आता है जब नई फर्म की पूंजी दी गई हो, और बाकी के 2 हैं ये भी आते हैं मगर ये कम पूछने को मिलते हैं। जब आपको जब नए साझेदार का पूंजी लाएगा या नया साझेदार हमारी फर्म में आएगा, तब ये 3 तरीके से आपको समायोजन करना होता है पूंजी का। ये छोटा सा टॉपिक है मगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इस चैप्टर का सबसे एंड का टॉपिक है, क्योंकि यहीं से ही ये जो पूंजी का समायोजन है, इसी के बाद से हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन या प्रैक्टिकल बड़े क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं। ठीक है। इसके बिना क्वेश्चन एक अजीब सा या लगता है कि थोड़ा टिपिकल नहीं कहला सकता वो, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। ठीक है। देखिए क्या होता है, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी के समायोजन में क्या स्टेप करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको कि कोई साझेदार आता है तो वो जो मान लीजिए 1/4 के लिए आएगा या 1/5 हिस्से के लिए आएगा, तो जितने भी हिस्से के लिए वो अपनी पूंजी लाता है उस हिस्से और उस राशि को आप मल्टीप्लाई करके आप कुल फर्म की पूंजी निकाल सकते हैं। जैसे कि 50,000 के लिए 50,000 रुपये पूंजी लाया, और कितने के लिए लाया, 1/5 हिस्से के लिए, तो 1/5 हिस्सा उस व्यक्ति का जो आ रहा है नया साझेदार उसका हिस्सा है। और अगर आप इस 1/5 को उल्टा कर देंगे, मतलब कि 5/1 कर देंगे, तो ये पूरे फर्म की हिस्सा हो जाएगा, पूरा फर्म का हिस्सा हो जाएगा। तो आप पूरा फर्म का हिस्सा कैसे निकाल लेंगे फिर आप पूंजी का, तो 50,000 इंटू 5/1 कर देंगे तो आपकी पूरी फर्म का हिस्सा आ जाएगा, और 1/5 केवल उस नए साझेदार का हिस्सा होता है। तो इस तरीके से आप पहला पॉइंट कर लेंगे, स्टेप 1 कर लेंगे। स्टेप 2 क्या होती है, फर्म की कुल पूंजी का बंटवारा नए लाभ विभाजन में करना होगा। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना होगा, यहाँ पर न्यू रेशो निकालना होगा, और जो भी कुल पूंजी आएगी ना फर्स्ट पॉइंट से, उसको आप यहाँ पर बंटवारा करेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट क्या होता है, पुराने साझेदारों के समायोजित पूंजी की तुलना ज्ञात नई पूंजी से की जाएगी। देखिए पुराने में कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब पुराने साझेदारों की पुरानी पूंजी नई पूंजी से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जो अंतर की राशि होगी वो जो नए पुराने साझेदार होंगे वो लाएंगे और ले जाएंगे, और ये किसके माध्यम से होगा, कैश अकाउंट और करंट अकाउंट के माध्यम से होगा। ठीक है। इसमें एक नोट है, अगर सूचना में कुछ भी नहीं कहा है, उसने करंट अकाउंट के बारे में नहीं कहा है, तो आप नगद का ही इस्तेमाल करेंगे, न कैश अकाउंट के माध्यम से आपको ये करना होगा। ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। इनका पुराना अनुपात है 3:1। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, और ये देते हैं सी पूंजी के लिए 40,000 रुपये लाता है। ए व बी की समायोजित पूंजी क्रमशः 1,00,000 ए की है और
25,000 बी की है। यह निश्चित हुआ कि पुराने साझेदारों की पूंजी सी की पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी। देखो इसने खुद ने बोल दिया है कि सी की पूंजी के आधार पर, मतलब नए के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना होगा। ठीक है, तो जो जो हमको ध्यान देने की बात है, तो पहले स्टेप से आपको नई पूंजी निकालनी है। तो देखो ये 1/4 हिस्सा इसने दे रखा है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 1/4 हिस्सा। जब मैंने बोला तो मैंने इसको कहा था कि अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 4/1 कर देंगे, तो ये पूरी फर्म का बन जाएगा। तो 1/4 के लिए वो लाता है 40,000, तो पूरी फर्म के लिए कितना हो गया 4/1। तो 40,000 इंटू 4/1। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए सी की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी होती है 40,000 इंटू 4/1, 1,60,000 रुपये। ये पूरी फर्म की पूंजी हो गई। दूसरी स्टेप में हमको नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना था, तो आप ये पुराने के माध्यम से निकाल सकते हैं, ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा जिसमें हमने नया लाभ विभाजन अनुपात सीखा है। आप वहाँ से इस न्यू रेशो को कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। देखिए ए का नया अनुपात कैसे निकाला, तो 3/4 जो पुराना रेशो था 3/4 का 3/4 और बी का 3/4 का 1/4। तो बी का नया अनुपात हो गया 3/16। अब यहाँ पर आप नया अनुपात कितना हो गया ए बी सी का 9:3:4। ये वाली चीज़ आपको आ जाएगी, नहीं आएगी तो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब आपने नया अनुपात निकाल लिया और नई पूंजी भी आपके पास में आ गई, नया अनुपात और नई पूंजी आपके पास में आ चुकी है। देखिए 1,60,000 हमारे पास में नई फर्म की नई पूंजी आ गई और हमारा नया अनुपात आ गया 9:3:4। तो अब बचा ही नहीं है कुछ करने के लिए। आपको क्या करना है, एक एक साझेदार को भाग लेना है और उसको बांटते जाना है। तो 1,60,000 को एक आध लेते हैं पहले। 1,60,000 का 9/16 तो 90,000। बी का 1,60,000 3/16 30,000। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पहले इनकी पूंजी कितनी थी, ए की पूंजी पहले कितनी थी 1,00,000 रुपये। पहले ए की पूंजी कितनी थी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,00,000 रुपये, और यहाँ पर अब कितनी हो गई 90,000 रुपये। तो इसकी पूंजी में कमी हुई ना, तो इसके मतलब इसके अभी जो फिलहाल जो पूंजी लगी हुई है वो कितने ज़्यादा लगी हुई है, 10,000 रुपये ज़्यादा लगी हुई है। तो ए क्या करेगा, पूंजी ले जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 25,000 रुपये बी की पूंजी है, और यहाँ पर अब नई पूंजी के हिसाब से इसकी कितनी हो गई 30,000 रुपये। तो बी को क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपये पूंजी लानी पड़ेगी। इसकी एंट्री भी हम कर सकते हैं। देखिए सी की पूंजी 40,000 है ही सही, वो लाया है सही। इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए लिखते हैं यहाँ पे ए की आधिक्य पूंजी 1,00,000 माइनस 10,000, 10,000 हो गया 90,000, 10,000। बी की राशि लाएगा 25,000 माइनस 30,000 5,000। देखिए अब वही एंट्री, पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, ये वाला आपको रूल अपनाना है और आपको एंट्री करनी है। देखिए क्योंकि ए जो है पूंजी को ले जाएगा, तो पूंजी को ले जाने के लिए उसको एंट्री करनी पड़ेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और बी पूंजी लाएगा तो कैश आता है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। पूंजी लगाने के लिए ये एंट्री होती है ना, और ये इसकी उल्टी कर दोगे तो पूंजी ले जाने की एंट्री हो जाएगी 10,000 रुपये से, 10,000 से, और ये 5,000 रुपये से। देखिए ये बहुत ईजी सा है, इसको केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्टेप समझनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरी फर्म की पूंजी निकालनी है, फिर न्यू रेशो निकालना है, फिर उसके बाद में और पूरी फर्म की पूंजी को आप न्यू रेशो के अकॉर्डिंग बांट दोगे तो आपकी पूरी फर्म की पूंजी आ जाएगी एक पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति की, और फिर जितनी भी कमी होगी या आधिक्य होगा उसको साझेदार लाने और ले जाने का कार्य करेंगे एंट्री सहित। यही चीज़ जो आपको वहाँ पर बड़े क्वेश्चन में भी दे देगा, ऐसा का ऐसा ही आएगा, और आपको वहाँ पर भी इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है और आपको इसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा पॉइंट आता है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। अब पुराने साझेदारों ने कहा भाई हम तो हमारी पूंजी के आधार पर ही नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसकी क्या स्टेप होती है, स्टेप फर्स्ट, साझेदारों के समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो ठीक बात है, अगर नहीं दे रखी है, केवल साझेदारों की पूंजी दे रखी है, तो उसमें से जो भी खर्चे होंगे उनको घटा के हम उसकी समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे।
समायोजित पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। फिर थर्ड आता है फर्म की कुल पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करेंगे। देखते हैं इसको इस तरीके से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। देखिए, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं, सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। ए व बी समायोजित पूंजी 40,000 और 20,000 रुपये है। यहाँ पर इन्होंने समायोजित पूंजी ही दे दी डायरेक्ट, तो इसी से हम काम करेंगे 40,000 और 60,000 से। सी फर्म की कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा पूंजी के रूप में लाएगा। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ए व बी की कुल समायोजित पूंजी, जैसा आपको पहला स्टेप में बोल रखा है वैसा ही आपको करना है। ए व बी की कुल समायोजित पूंजी कितनी हो गई हमारे 60,000 रुपये, ए की 40,000 और बी की 20,000। तो पहला पॉइंट आ गया ना, साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे, तो हमने ज्ञात कर ली है, हमारी आ गई है कितनी 60,000 रुपये। दूसरा पॉइंट कहता है समायोजित के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे, तो 60,000। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 60,000। अब देखिए, वही अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो अपने आप आपको आंसर समझ में आ जाएगा। सी 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है। सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए। तो बाकी 5/6 हिस्सा किसका है, ए और बी का। बाकी 5/6 हिस्सा ए और बी का है ना, सी का तो केवल 1/6 है, तो बाकी 5/ए और बी का है। और 5/6 हिस्से के लिए इनकी पूंजी कितनी है 60,000 रुपये। कितनी है 60,000 रुपये। तो 5/6 हिस्से के लिए 60,000 है, तो अपन ने क्या कहा उसको पलट दो, तो 6/5 इंटू 60,000 कर देंगे, तो पूरी फर्म की हो जाएगी। देखिए, सी का लाभों में हिस्सा ये हम आप निकाल ही सकते हैं। फर्म की कुल पूंजी 60,000 इंटू 6/5, तो 72,000 रुपये हमारी फर्म की कुल पूंजी हो गई। अब इस 72,000 रुपये को आप नए अनुपात में बांट देंगे, तो सी की फर्म का पूंजी का अनुपात 12,000 रुपये हो गया। अब आप यहाँ पर अगर टोटल देखेंगे तो हमारा देखिए 40,000 रुपये, 40,000 रुपये ए का हिस्सा है, 40,000 रुपये ए का हिस्सा है, ये देखें 40 और बी का 20, तो 60,000। और सी की कितनी निकल के आई 12,000, तो कितने हो गए 60 और 12 72,000 रुपये। और फर्म की कुल पूंजी भी कितनी है 72,000 रुपये। तो इस तरीके से आपका ये आंसर भी मैच हो गया फर्म की कुल पूंजी से। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था ना, सी के लाभों में 1/6 हिस्सा है, तो ए व बी का हिस्सा A1 - 1/6 बराबर 5/6। तो 5/6 का आप उल्टा कर दोगे तो वो आपकी पूरी फर्म की बन जाएगी। चाहे अब यहाँ पर अगर आप जैसा पहले वाले में दिया था 1/6 हिस्से के लिए, वो अगर यहाँ कहें कि 60,000 रुपये है, तो आप इस 6/1 कर देते, तो नए साझेदार के आधार पर पुरानी की पूंजी हो जाती। तो ये आपको टॉपिक दे रखे हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास में पॉइंट नंबर 3, वो टॉपिक हम जब बड़े क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बुक के पीछे के क्वेश्चन करेंगे, उनमें वो वाली बात क्लियर होगी। वो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वीडियो अगर उसको बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो कम से कम आधे घंटे का क्वेश्चन है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much.